कल्पना कीजिए, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी महामारी के, बिना किसी एलियन हमले के विश्व की 3 सबसे महान सभ्यताएं एक ही समय पर एक ही साथ मिट जाती हैं। मिस्र के महान पिरामिड बनाने वाले, मेसोपोटामिया के सबसे पहले एम्पायर और हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीनों एक ही समय पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सदियों तक इतिहासकार इसे एक अजीब इत्तेफाक मानते रहे, लेकिन आज मॉडर्न साइंस ने एक ऐसी सच्चाई खोज निकाली है जो हमारे अपने वेदों में हजारों साल पहले छिपी बैठी थी। असली कातिल कोई मनुष्य नहीं, कोई सेना या कोई बीमारी नहीं थी। बचपन से हमें यही बताया गया है कि पुराने साम्राज्य आपस में लड़कर या किसी बाहरी हमले से तबाह हुए थे। आप भी शायद इसी बात पर विश्वास करते होंगे, लेकिन लॉजिक लगाकर देखिए, क्या तीनों अलग अलग महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट पर बैठे लोग एक साथ एक ही दिन एक जैसे हमला हो सकता है उन पर? इसका उत्तर किसी पुरानी किताब में नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की गहराइयों में दबा हुआ है। एक ऐसा डार्क सीक्रेट जो आज हमारे वर्तमान के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। साल 2200 BCE ये तीनों एम्पायर अपने पीक पर थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, ग्लोबल ट्रेड हो रहा था। फिर अचानक सब कुछ बिखरने लगा। लेकिन ये सब एक साथ कैसे हुआ? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे जाना पड़ा। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम भारत के मेघालय के मामलूह केव में गई। वहां उन्हें एक पत्थर मिला। साइंस की भाषा में इसे स्पेलियोथेम कहा जाता है। आप इसे पृथ्वी का एक हार्ड ड्राइव मान सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सारा डाटा सेव होता है, वैसे इस पत्थर के अंदर पिछले हजारों वर्षों के मौसम का डेटा सेव था। जब लैब में इसके अंदर के ऑक्सीजन और कार्बन के आइसोटॉप्स को डिकोड किया गया तो जो मार्किंग सामने आई उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। सिर्फ मेघालय नहीं, कनाडा के माउंट लोगन की बर्फ की गहराइयों में भी बिल्कुल यही पैटर्न मिला है। ओमान की खाड़ी के समुद्र तल में भी अचानक धूल की एक मोटी परत मिली है। पूरे विश्व का डेटा एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि ठीक 4200 वर्ष पहले पृथ्वी पर एक भयानक घटना हुई थी। साइंस इसे 2.4 क्लो ईयर इवेंट कहता है और इसी घटना के नाम पर आज हमारे युग को मेघालय एज कहा जाता है। ये कोई नॉर्मल सूखा नहीं था, ये एक ग्लोबल मेगा डॉट था। इसे ऐसे समझिए, हमारे अंटार्कटिक महासागर में पानी के करंट का एक विशाल सिस्टम चलता है जिसे AMOC कहते हैं। ये पृथ्वी का ग्लोबल हीटर है। 2200 वर्ष पहले ग्लेशियर पिघलने से समुद्र में बहुत सारा मीठा पानी चला गया। इस मीठे पानी ने उस हीटर को अचानक बंद कर दिया। समुद्र का तापमान भयानक तरीके से नीचे गिर गया। इसे बॉन्ड इवेंट कहा जाता है। इस एक बदलाव ने बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर दिया। बादलों और बारिशों का पूरा ग्लोबल सिस्टम, जिसे हम ITCZ कहते हैं, वो अपनी जगह से खिसक कर बहुत दूर दक्षिण की तरफ चला गया। नतीजा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पूरा वेदर सिस्टम कोलैप्स हो गया। भूमध्य सागर से आने वाली सर्दियों की बारिश रुक गई और एशिया का समर मॉनसून 20% तक गिर गया। और ये सूखा 1 या 2 वर्ष नहीं, पूरे 200 साल तक चला। उस समय की सभ्यताएं एक बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम पर टिकी हुई थी। उनका पूरा एग्रीकल्चर जो सरप्लस था वो मौसम की सटीक कैलकुलेशन पर चलता था। जब यह ग्लोबल सिस्टम बिगड़ा तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब देखते हैं कि इस 200 वर्ष के सूखे ने जमीन पर इंसानों का क्या हाल किया था। 2300 BC में सार्गोन ऑफ अक्कर ने दुनिया का सबसे पहला एम्पायर बनाया था। इनका सिस्टम देखने में परफेक्ट था। दक्षिण में टिगारिस और यूफ्रेट्स नदियों के पानी से खेती होती थी और उत्तर का हिस्सा, जिसे इनका ब्रेड बास्केट कहा जाता था, वहां केवल बारिश के भरोसे बम्पर फसल उगाई जाती थी। लेकिन 2.4 क्लो ईयर इवेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। बारिश 30% तक कम हो गई, फसलें खेतों में ही जलकर राख हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट हार्वे वीन्स ने जब उत्तर के पुराने शहर टेल लेलान की खुदाई की तो उन्हें जमीन के नीचे एक डेड जोन मिला। वहां धूल और रेत की एक मोटी परत मिली है। इस परत में ना कोई बर्तन था, ना कोई मनुष्य और ना कोई जानवर और ना ही कोई कीड़ा। 2200 से 1900 BC तक वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा दफन था। उत्तर के मैदान पूरी तरह से बंजर हो गए थे। वहां से लगभग 3 लाख लोग रिफ्यूजी बनकर दक्षिण की तरफ भागे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। इन भूखे लोगों को रोकने के लिए अक्खर के राजाओं ने 180 किलोमीटर की लंबी एक विशाल दीवार बना दी। इसे नाम दिया गया रिपेलर ऑफ द एमोराइट्स। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया की कोई
कोई भी दीवार इंसान की भूख को नहीं रोक सकती है। इतिहासकार बहुत समय तक क्रस ऑफ अक्कर नाम की एक सुमेरियन कविता को सिर्फ एक कहानी मानते थे। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ भगवान के क्रोध की कोई कल्पना है। लेकिन जब पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट का नया डेटा सामने आया तो एक भयानक सच्चाई खुली। वो कविता कोई कहानी नहीं थी, वो उस समय का लाइव ब्रॉडकास्ट था, एक जर्नलिस्टिक रिपोर्ट थी। इस कविता में स्पष्ट लिखा था कि भारी बादल आए पर बरसे नहीं। लोग भूख से इतने पागल हो गए थे कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। जब एक एम्पायर के पास भोजन खत्म होता है तो सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर दंगे होते हैं और अंत में मनुष्य एक दूसरे को नोचने लगता है। ये एक जीती जागती सभ्यता के तड़प तड़पता मरने का सीधा सबूत था। लेकिन अक्कर अकेला नहीं था जो इस आग में जल रहा था। मिस्र का हाल तो और भी ज्यादा भयानक था। मिस्र का महान ओल्ड किंगडम पूरी तरह से नील नदी के पानी पर टिका हुआ था। वहां के राजा यानी फेरो को भगवान का दर्जा प्राप्त था। उनका सबसे बड़ा काम था मात को बनाए रखना। मात यानी पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस और हर वर्ष भरपूर अनाज की गारंटी। लोग फेरो की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वही नील नदी में बाढ़ मतलब पानी लाते हैं। लेकिन नील नदी का पानी इथोपिया के मॉनसून पर निर्भर था। यह ग्लोबल वेदर पैटर्न बदला तो इथोपिया का मॉनसून पूरी तरह से फेल हो गया। नील नदी में पानी जाना बंद हो गया। जियोलॉजिस्ट डेटा चीख चीख कर कहता है कि 65 मीटर गहरी लेक फ्यूम्स सिर्फ कुछ दशकों में ही सूखी हो गई, भाप बनकर उड़ गई। फेरो चाहे जितने बड़े पिरामिड बना ले, लेकिन वो आसमान से बारिश नहीं ला सकते हैं। अकाल से लड़ने का उनके पास कोई तरीका नहीं होता था। नतीजा यह हुआ कि लोगों का भगवान मतलब फेरो पर से विश्वास उड़ गया। मिस्र का महान एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और लोकल गवर्नर्स ने सत्ता हाथ में ले ली। इन्हीं में से एक गवर्नर था अंगतिफी। उसके मकबरे में कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने अपनी दीवारों पर लिखवाया था कि पूरा मिस्र भूख से तड़प रहा था। पूरी धरती एक भूखे टिड्डे की तरह बंजर हो चुकी थी। भूख इतनी विकराल थी कि मनुष्य अपनी बायोलॉजिकल लिमिट पार कर चुका था। अंगतिफी और उस समय के अन्य लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि लोग अपने ही बच्चों को खाने पर विवश हो गए थे। उन्होंने पुराने मकबरों को तोड़कर मुर्दों के साथ में रखा हुआ अनाज लूटना शुरू कर दिया था। पहले के वैज्ञानिक इसे सिर्फ बातों को बड़ा चढ़ाकर बताते थे, लेकिन मॉडर्न साइंस ने साबित कर दिया है कि जब 160 वर्ष तक बारिश नहीं होती है तो इंसान सच में नर्क जीने पर विवश हो जाता है। अक्कर और मिस्र टूट चुके थे, लेकिन इन दोनों से बहुत दूर हमारी अपनी सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास एक ऐसी छिपी हुई कमजोरी थी जिसने इस प्राकृतिक आपदा को उनके लिए एक डेथ वारंट बना दिया था। जब आप 2600 बीसी की ओर देखते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एडवांस और विशाल सभ्यता थी। मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें तो भी हड़प्पा उनसे बड़ा था। शानदार पक्की ईंटों के शहर, लोथल का विशाल डॉकयार्ड, धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और एक परफेक्ट समाज। लेकिन ये सब कुछ एक नदी तंत्र के बल पर टिका हुआ था। घग्गर हाकरा सिस्टम, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी कहा गया है। बहुत लंबे समय तक पश्चिमी विद्वानों ने सरस्वती नदी को सिर्फ एक मिथ मतलब माइथोलॉजी माना। उनका मानना था कि इस नाम की कोई भौतिक नदी कभी थी ही नहीं। लेकिन आज की मॉडर्न जियो साइंस, सैटेलाइट इमेजरी और OSL डेटिंग ने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। एक विशाल नदी वास्तव में सिंधु नदी के पैरेलल बहती थी। सरस्वती नदी कभी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती थी। सतलुज और यमुना जैसे विशाल नदियों का पानी इसमें आता था, लेकिन यही एक बहुत बड़ी हाइड्रोलॉजिकल कमजोरी पैदा हो गई। हजारों वर्ष पहले टेक्टोनिक हलचल के कारण में सतलुज और यमुना ने अपना रास्ता बदल लिया। साइंस में इसे रिवर पायरेसी या फिर अवलशन कहा जाता है। जब हड़प्पा सभ्यता अपने सबसे सुनहरे दौर में थी, तब सरस्वती नदी पीछे से किसी ग्लेशियर से नहीं जुड़ी थी। वो एक अनाथ नदी बन चुकी थी। वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इंडियन समर मॉनसून पर टिकी हुई थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी। जब 4.2 किलो ईयर का इवेंट ने दस्तक दी तो भारत का मॉनसून 20% तक में गिर गया। सर्दियों की बारिश पूरी तरह से बंद हो गई। पीछे से ग्लेशियर का बैकअप न होने के कारण सरस्वती नदी तेजी से सूखने लगी और फिर धीरे धीरे थार और चोलिस्तान के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गायब हो गई। नदी के सूखते ही सबसे पहला और सबसे घातक प्रहार नदी के आखिरी हिस्से यानी पाकिस्तान के चोलिस्तान इलाके पर हुआ। डॉक्टर रफीक मुगल ने इस
इस इलाके का जो सर्वे किया उसका डेटा किसी को भी डराने के लिए काफी है। मैच्योर हड़प्पन काल में चोलिस्तान में 174 बहुत घने और बड़े शहर आबाद थे। इनमें 80 हेक्टेयर में फैला मनवेरी वाला जैसे विशाल शहर भी शामिल थे। लेकिन 4.2 किलो एयर इवेंट के बाद में 71% बड़े शहर हमेशा के लिए खाली हो गए। उन शहरों को ना तो किसी सेना ने जलाया था, ना ही वहां कोई अचानक नरसंहार हुआ था। वो शहर बस इसलिए खाली हो गए थे क्योंकि उनका अंडरग्राउंड पानी इतना नीचे चला गया था कि उनके कुओं ने काम करना बंद कर दिया था। जब शहर खाली हो गए और नदियां सूख गई तो वो लाखों लोग अचानक कहां गायब हो गए? क्या वो सब मारे गए? सालों तक आर्यन इन्वेजन थ्योरी या किसी महामारी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता था। दावा किया जाता था कि बाहर से लोग आए, उन्होंने हड़प्पा को नष्ट कर दिया। लेकिन साइंस अब एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। मनुष्य की हड्डियां और दांतों की जब आइसोटोप एनालिसिस किया गया तो पता चला कि हड़प्पा के लोग बहुत ही बुद्धिमान और रेजिलिएंट थे। उन्होंने एक शानदार स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे हैबिटेबल ट्रैकिंग कहा जाता है। चोलिस्तान के रेगिस्तान से उठकर लाखों की आबादी पूर्व में गंगा और यमुना के मैदानों की तरफ शिफ्ट हो गई। कुछ लोग दक्षिण में गुजरात में जाकर बस गए, जहां बारिश अब भी कुछ हद तक उनका साथ दे रही थी। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या था उनका भोजन। विंटर मॉनसून खत्म होने से उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी सर्दियों की फसलों जैसे कि गेहूं और जौ बर्बाद हो चुकी थी। अब उनके सामने एक ही विकल्प था, या तो भूखे मर जाएं या खुद को पूरी तरह से बदल लें। आर्कियोबोटेनिकल डेटा दिखाता है कि इन बचे हुए लोगों ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। इसे मजबूरी की खेती कहा जाता है। हड़प्पा जैसे कोर इलाके में जहां पहले केवल 3.5% बाजरा उगता था, वो अचानक बढ़कर 12.5% तक हो गया है। गुजरात के खिरसारा में गेहूं और जौ को पूरी तरह से छोड़कर मोती, बाजरा और ज्वार ने ले लिया था। सौराष्ट्र में तो सिर्फ और सिर्फ C4 मिलेट्स यानी बाजरा ही उगाया जाता था। ये फसलें अफ्रीका से प्राचीन व्यापार के जरिए भारत पहुंची थी। इनकी खासियत यह होती थी कि ये सूखे में भी कम पानी के साथ में तेजी से उग जाती थी। जानवरों को भी खुले में चराना बंद करके उन्हें इसी बाजरा का भूसा खिलाया गया। लेकिन इस सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बाजरा गेहूं की तरह बहुत सारा एक्स्ट्रा अनाज नहीं देता है, और जब अनाज एक्स्ट्रा नहीं होता है तो 40,000 लोग वाले बड़े शहर कैसे चलेंगे? इसलिए वो बड़े शहर हमेशा के लिए खत्म हो गए। हड़प्पा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम, उनकी रहस्यमय स्क्रिप्ट मतलब इंडस स्क्रिप्ट, उनके बांटने के स्टैंडर्ड, उनका म्युनिसिपल ड्रेनेज, सब कुछ पीछे छूट गया। जब इंसान के सामने सिर्फ अपनी जान बचाने का संकट हो तो वो लिखना, पढ़ना या व्यापार करना छोड़ देता है। अब लोग सिर्फ छोटे छोटे गांव में अपनी जान बचाने की जंग लड़ रहे थे। इन सर्वाइवल ने सिर्फ अपनी खेती और अपने घर नहीं बदले, उन्होंने अपने इस 160 साल के दर्द और डर को एक ऐसी जगह इनकोड कर दिया है जिसे आज हम रोज पूजते हैं। दुनिया का सबसे पुराना क्लाइमेट सर्वाइवल रिकॉर्ड जो हमारे ही घरों में मौजूद है। अक्कड़ और मिस्र ने इस 4.2 किलो ईयर इवेंट का हिसाब अपनी कब्रों और टूटी इमारतों में लिखकर छोड़ दिया था। लेकिन सिंधु घाटी का यह सच केवल मिट्टी में दफन नहीं हुआ, उनका सच आज भी हमारे पवित्र ग्रंथों में जीवित है। वेदों को केवल एक धार्मिक कविता मतलब रिचुअल पोएट्री मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। ये ग्रंथ वास्तव में एक जीती जागती सभ्यता का सबसे बड़ा सर्वाइवल मैनुअल थे। ऋग्वेद के समय सब कुछ परफेक्ट था। इसमें सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है, यानी नदियों में सबसे महान जो पूरे जोर से बहती है। लेकिन जैसे जैसे आप वेदों के काल चक्र में आगे बढ़ते हैं तो अथर्ववेद के चौथे और अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। भाषा विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि अथर्ववेद के अध्याय 8 से लेकर 19 को ठीक 1900 से 1500 बीसी के बीच लिखा गया था। यह बिल्कुल वही समय था जब 4.2 किलो ईयर का इवेंट भयानक सूखा भारत के मॉनसून को खा चुका था और हड़प्पा के लोग अपने शहर छोड़कर भाग रहे थे। अथर्ववेद का यह हिस्सा ऋग्वेद की तरह खुशी और समृद्धि का गीत नहीं गाता है, एक भयानक इकोलॉजिकल ट्रामा और डर दिखाता है। इसमें उस सरस्वती का जिक्र नहीं है जो जोर से बहती है। बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में तो सरस्वती का नाम ही बदलकर विनाशय कर दिया गया है। विनाशय यानी वो जो गायब हो रही है। ये कोई आध्यात्मिक उपमा नहीं थी, मेटाफर्स
नहीं था, ये एक प्योर हाइड्रोलॉजिकल सच था। अथर्ववेद का अध्याय 12 एक बहुत ही डरावनी प्रार्थना से भरा है, जिसमें लोग धरती माता से भीख मांग रहे हैं कि वो फटे नहीं, क्योंकि जब एक विशाल नदी तंत्र पूरी तरह से सूख जाता है तो जमीन के नीचे का पानी खत्म होता है, चिकनी मिट्टी सिकुड़ती है और जमीन फटकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो जाती है, पक्की ईंटों के घर ढह जाते हैं। अध्याय 11 से 15 में केवल और केवल बारिश के लिए भयानक मिन्नतें हैं, कुओं के सूखने का खौफ भरा हुआ है। अध्याय 19 तक आते आते यह डर भूख और अकाल की चीख बन जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन पूरे अध्यायों में किसी भी राजा या सेंट्रलाइज स्टेट का जिक्र नहीं है। यह सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आर्कियोलॉजिकल डेटा में लेट हड़प्पन काल में मिला था, जहां शहर और सरकारें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और लोग बिखर चुके थे। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अथर्ववेद के आखिरी अध्याय मतलब बुक 20 में अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। 12 अध्यायों के डर और अकाल के बाद यह अध्याय फिर से शांति, समृद्धि और एक नए राजा का गीत गाता है। इसमें राजा परीक्षित और कुरु राजवंश की बात की गई है। ये ठीक वही समय है 1450 से 1300 बीसी, जब आर्कियोलॉजी में पेटेंट ग्रे कल्चर वेयर जो था उसका जन्म होता है। ये कोई बाहरी हमलावर नहीं थे, ये वही हड़प्पा के लोग थे जो सिंधु से भागकर गंगा के मैदानों में पहुंचे थे। इन्होंने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया, घने जंगलों को काटा और एक नई तकनीक को जन्म दिया, डबल क्रॉपिंग। गर्मियों के बाद में मानसून के पानी से चावल और सर्दियों में गेहूं उगाने की एक शानदार तकनीक ने इन्हें फिर से एक विशाल सभ्यता खड़ी करने की ताकत दी। इन्होंने अपने सूखते हुए शहर को छोड़ा, 160 साल का भयानक सूखा झेला, खुद को इवॉल्व किया और अपने उस दर्द को वेदों में लिखकर हमारे लिए छोड़ दिया ताकि आने वाली पीढ़ी इस सच को जान सके। लेकिन आज ये डेटा सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज का क्लाइमेट चेंज भी कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। आज फिर से महासागरों का तापमान बढ़ रहा है। आज फिर से अटलांटिक महासागर का AMOC करंट कमजोर पड़ रहा है। नेचर के सामने दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी शहर टिक नहीं सकता है। 4200 वर्ष पहले भी इंसानों को यही लगा था कि उनका सिस्टम कभी नहीं टूटेगा। क्या हम भी उसी गलत फहमी में जी रहे हैं? क्या हम फिर से इतिहास दोहराने के कगार पर खड़े हुए हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।